Good evening. Again, I'm here to explain the remaining content. Yesterday, I have explained one of the fundamental right that was right to equality. And ये जो है right to equality वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है. इसके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल जो है ही इज़ इक्वल बिफोर लॉ and there should be no discrimination on the basis of caste, color, place of birth or sex. हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अगर वो उसके लिए हकदार है. और साथ ही अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो ये छुआछूत है इसे हमने ख़त्म करना है. आज हम एक्सप्लेन करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है. ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में आता है. इसमें सबसे पहला राइट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन. इट मीन्स हर एक बंदे को फ्रीडम है वो क्या सोचे, क्या बोले, कहीं पर भी असेंबल होकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, कोई एसोसिएशन बना सकता है, इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली ट्रेवल कर सकता है, इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली रह सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एंड कोई भी प्रोफेशन यानी कोई भी काम कर सकता है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. इट मीन्स जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें भी फ्रीडम दी जाती है. इसके अकॉर्डिंग 3 क्लॉजेज आते हैं. 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो क्रिमिनल है इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी तो उसको जो है उसकी क्राइम की सज़ा एक से ज़्यादा बार हम नहीं दे सकते हैं. साथ ही साथ उसको हम ये नहीं बोल सकते कि जो आपने क्राइम किया है आप उसके प्रूफ, उसके एविडेंसेस हमें खुद ला के दीजिए. और साथ ही साथ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं तीसरे क्लॉज को समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 2017 में क्राइम किया है और उसकी ट्रायल होते होते 2019 2020 तक आ जाती है. एंड 2019 में उस क्राइम से रिलेटेड जो लॉज हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन कर दी जाती है. एंड जो जज है वो जो जजमेंट है अपनी वो किसके अकॉर्डिंग देता है? जो न्यू लॉ है यानी जो 2019 के अकॉर्डिंग लॉ में ऑल्ट्रेशन की गई है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दे देता है. बट ऐसा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो 2017 में उसने जो लॉ किया था उस टाइम पे जो उस क्राइम के लिए जो हम बोल सकते हैं जो सज़ा थी या जो उस टाइम पे उस क्राइम के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट थी वो उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको पनिश कर सकता है. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो हर एक इंडिविजुअल है उसे राइट है कि वो अपनी जो पर्सनल लिबर्टी है, अपनी जो फ्रीडम है उसे वो इंजॉय करे, अपनी लाइफ को वो जैसे जीना चाहे वो वैसे जिए. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. इसका मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, जो बंदा अरेस्टेड पर्सन है या जो बंदा डिटेंशन यानी कि जो क्राइम करके है उसे भी हम फ्रीडम देते हैं. फ्रीडम किस एंगल में फ्रीडम देते हैं कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, अपने लिए कोर्ट्स में अप्रोच करे, अपने लिए कहीं हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ कोर्ट्स में जाके अपनी अपील करे कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया है, अपने लिए फाइट करे. नेक्स्ट इज़ राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 22 ए के अकॉर्डिंग है. 22 ए के अकॉर्डिंग है. इसमें क्या है? स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स. यानी जो हमारी स्टेट है, स्टेट डजेंट मीन हेयर रीजन और अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक JNK और पंजाब. इट मीन्स अ कंट्री. यहाँ जो कंट्री है हमारी उसे हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो 6 से 14 साल तक हैं. नेक्स्ट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है. इसके अकॉर्डिंग क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर. इट मीन्स कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है यानी कि जो इंसानों का व्यापार किया जाता है, इंसानों के पार्ट्स का व्यापार किया जाता है, बॉडी पार्ट्स को जो है उनकी स्मगलिंग की जाती है उसे रोका जाए. और साथ ही साथ जो फोर्स्ड लेबर है यानी जो बंधुआ मजदूरी है उसे भी ख़त्म की जाए. नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज़. जो छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी हज़ार्डस जॉब्स में उन्हें भी किसी डेंजरस जॉब में काम नहीं करना है. और साथ ही उनकी एम्प्लॉयमेंट यानी जो चाइल्ड लेबर है उसे भी हमने ख़त्म करना है.
नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एज द नेम इंडिकेट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कि हर व्यक्ति को अपना रिलीजन चूज़ करने की फ्रीडम है. हर व्यक्ति जो है वो अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकता है, फ्रीली बता सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ सकता है एंड ऑल. अंडर दिस देयर आर many articles like freedom of conscience, right to profess, practice and propagate one's रिलीजियस बिलीव्स. इट मीन्स कि बंदा जो है या इंडिविजुअल जो है उसके पास राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजियस बिलीव्स. जैसे मैंने बोला कि वो अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, मतलब जो वो बिलीव करता है अपने धार्मिक चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ पे उसको बिलीव है, जिस गॉड पे उसको बिलीव है, उसके बारे में वो प्रोपगेट कर सकता है, लोगों को बता सकता है, प्रचार कर सकता है, साथ ही उसको फ्रीली फॉलो कर सकता है. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, विच मीन्स कि हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि वो किस रिलीजियस अफेयर में इन्वॉल्व होना चाहता है, यानी किस रिलीजन के जो हम बोल सकते हैं किस रिलीजन के जो काम हैं उनमें खुद को एडजस्ट करना चाहता है, किस रिलीजन के कामों में खुद को कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, वो कर सकता है. नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. उसके पास ये भी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन के प्रचार में अगर वो कोई दान देना चाहता है, टैक्सेशन हेयर मीन्स कोई दान देना, किसी रिलीजन के लिए कंट्रीब्यूट करना, वो किसी भी रिलीजन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. उसके पास ये भी अधिकार है, इंडिविजुअल के पास ये भी अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है. यानी इफ़ अ पर्सन वांट्स टू फॉलो हिंदुइज्म, ही कैन फॉलो हिंदुइज्म. इफ़ अ person wants to follow Islam, he can follow Islam. एंड एट द सेम टाइम उसके पास ये भी फ्रीडम है कि वो किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकता है, किसी भी रिलीजियस बुक्स को पढ़ सकता है, वेदर इट इज़ गीता, महाभारता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी जो है वो पढ़ सकता है विदाउट एनी फ्रीडम. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स यहाँ एक रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है. लाइक अगर वो मदरसा में जाके पढ़ना चाहता है तो वो वहाँ पे पढ़ सकता है, अगर वो गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहता है वो वहाँ पे पढ़ सकता है. नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये जो है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में फॉलो होता है. इसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, और कम्युनिटी और कोई भी माइनॉरिटी, अगर वो कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में फॉल करती है, अगर वो माइनॉरिटी में है, उसके पास ये फ्रीडम है कि वो अपने इंटरेस्ट यानी जो अपने बिलीफ हैं, अपना जो हक है, उसे वो बचा सकती हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. गवर्नमेंट जो है उनको उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आज़ादी देती है. नेक्स्ट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. साथ ही इन माइनॉरिटीज़ के पास ये भी हक है कि वो अपने रिलीजियस के हम बोल सकते हैं जो अपने रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके लिए अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहती हैं, लोगों को उस तरीके से अवेयर करना चाहती हैं, तो वो कर सकती हैं. साथ ही साथ उनके पास ये भी हक है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकती हैं. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो लास्ट फंडामेंटल राइट है हमारा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट. इस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा. क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट, ये हमारे जितने भी अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ हाउ इट हेल्प्स, जो ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये हमें एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है. क्यों? अगर हमारे जो बाकी राइट्स हैं वो वायलेट किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो हम उनके खिलाफ जाके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. एंड उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस इशू को सॉल्व करने के लिए जो
कोर्ट्स हैं हमारी, वो रिट्स इशू करती हैं, वो रिट्स इशू करती हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। हम किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। एंड हाई कोर्ट में हम किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 226। नाउ व्हाट आर दीज रिट्स? रिट्स जो हैं वो एक रिटन ऑर्डर होती हैं किसी भी कोर्ट्स के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उनके द्वारा एक रिटन ऑर्डर इशू किया जाता है किस केस में, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। Now there are mainly 5 types of writs that is issued both by the Supreme Court and High Court, अपने अपने टाइम पे इशू करती हैं वो। First is habeas corpus. Now what's the literal meaning of habeas corpus? It means you may have the body, तुम्हारे पास राइट है। अब habeas corpus के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली। अगर ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि जो पर्सन जिस पर्सन के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं वो गिल्टी नहीं है, तो उसे हम हेबियस कॉर्पस रिट इशू करके उसे हम उसे छोड़ सकते हैं, यानी उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंडमस। वट डज मेंडमस मीन्स? वी कमांड, मतलब हम बोल रहे हैं। अब मेंडमस के अकॉर्डिंग क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक अगर एक कोई ऑफिसर जो है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है, अपना काम करने से मना कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हम मेंडमस, हम नहीं, आई मीन लोअर कोर्ट जो है वो मेंडमस रिट इशू करती है और उस ऑफिसर के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्टोरी, विच मीन्स टू बी सर्टिफाइड, मतलब इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को सर्टिफाई करना। अब इस रिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हाई कोर्ट को, या हम बोल सकते हैं कि हायर कोर्ट को, वेदर इट इज़ हायर कोर्ट, हियर डजंट मीन ओनली हाई कोर्ट, हायर कोर्ट मीन्स वेदर आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, और हम बोल सकते हैं वो जो उसने जो जजमेंट दी है वो अपनी जुरिस्डिक्शन मीन्स अपनी पावर के बाहर जाकर दी हुई हैं या उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये जो हायर कोर्ट है वो ये रिट इशू करती है और वो जो केस है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, किसी चीज़ को स्टॉप करना, किसी चीज़ को बंद करना। हेयर टू प्रोहिबिट an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdictions to try। ये जो है, ये हायर कोर्ट जो है इसको इशू करती है, इस रिट को भी, अगर उसे लगता है कि जो इन्फीरियर कोर्ट यानी जो लोअर कोर्ट है वो जो जजमेंट दे रहा है या जो वो जो प्रोसीडिंग्स वहाँ की जा रही हैं वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, यानी उसकी वो जो लोअर कोर्ट है उसके पास वो पावर नहीं है कि वो उस केस पे सुनवाई करे या उस केस पे जजमेंट दे, तो उस केस में क्या होता है, जो हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिशन रिट जो है उसे इशू करता है और उस केस को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेरेंटो। क्वेरेंटो मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी या व्हाट यू वांट। क्वेरेंटो के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन एक गवर्नमेंट जॉब या एक गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू दैट ऑफिस, यानी उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को वो ऑफिस या वो टाइटल अलॉट नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी वो चीज़ कर रहा है, तो उस केस में जो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्वेरेंटो रिट इशू करती है और उस इंडिविजुअल को उस टाइटल से हटा देती है। नाउ ये एक टॉपिक था मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मेन फीचर्स है, हाउ इट इज़ डिफरेंट। ये जो टॉपिक है ये लास्ट टाइम मिस हो गया था। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, या हम बोल सकते हैं उसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट इज़ बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, भारी,
भारी, इट डजेंट मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बुक इज़ सो हैवी, इट मीन्स कि हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, इसलिए दैट इज़ द बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है. कैसे? कुछ जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इजीली जो हैं वो ऑल्टर नहीं किए जा सकते, यानी उनमें इजीली जो है अमेंडमेंट्स नहीं लाई जा सकती, बट कुछ जो हैं वो उनमें इजीली अमेंडमेंट्स लाई जा सकती हैं. यानी अगर हम कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो सिंपली वी हैव टू हमें एक बिल निकालना है, उसे लोकसभा से पास करवाना है, राज्यसभा से पास करना है एंड देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, सिंपल. बट कुछ जो हमारे प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, उन्हें उन्हें उनमें अमेंडमेंट्स लाना या उन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. लाइक अगर हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है. अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहेंगे मुश्किल काम है. मुश्किल इन द सेंस वहाँ हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिसे हम स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलते हैं. नेक्स्ट फीचर इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट सिस्टम है हमारे यहाँ. पार्लियामेंट मीन्स हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस विच इज़ नोन एज लोकसभा एंड अपर हाउस विच इज़ नोन एज राज्यसभा. फोर्थ इज़ फेडरल सिस्टम. हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है. फेडरल सिस्टम मीन्स हमारे यहाँ पे जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. फिफ्थ पॉइंट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. हमारे यहाँ पे लोगों को, इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, यानी उनको अधिकार दिए गए हैं जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता, और साथ ही साथ उन्हें ड्यूटीज़ भी दी गई हैं कुछ जो कि उन्हें पूरी करनी है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. What is directive principles of state policy? I will explain this in detail in the next video, but ऐसे as a brief introduction समझने के लिए ये जो होती हैं ये गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें किस तरीके से काम करना है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो, ये एज अ गाइडलाइन काम करती हैं. नेक्स्ट है एमरजेंसी पावर्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी पावर्स भी दी गई हैं प्रेसिडेंट को, यानी अगर जब हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी यहाँ पर जितनी भी जो इलेक्शन होगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होगी. अबव 18 जो है वो लोग वोट कास्ट करेंगे एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करेंगे. Next is integrated and independent judiciary. As I talked in the previous video कि जो हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है. हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, यानी गवर्नमेंट का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. व्हाट डज नाउ इंटीग्रेटेड मीन? इंटीग्रेटेड मीन जो हमारा यहाँ का जुडिशरी सिस्टम है वो जो है वो कोई भी लॉ वो अगर कोई भी पर्सन का या किसी भी इंडिविजुअल का लॉ वायलेट होता है तो उसके पास हम जुडिशरी के पास जाके हम अपना जो फंडामेंटल राइट है उसे हम वापस ले सकते हैं, और उस काम में जो जुडिशरी है वो हमारी प्रॉपरली हेल्प करेगी. नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. मतलब जो इंडिया की जो सिटीजन्स हैं उनके पास सिंगल सिटीजनशिप है, यानी सबके पास एक सिटीजनशिप है, दैट वी ऑल आर इंडियंस. हमारे पास अलग अलग सिटीजनशिप्स नहीं है एक्सेप्ट सम स्टेट्स लाइक पहले हमारे JNK में था कि अलग से सिटीजनशिप मिल जाती थी, दैट हम JNK के भी सिटीज़न हैं, बट इन अदर स्टेट्स सबके पास जो है वो एक सिंगल सिटीजनशिप है कि वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. एक पॉइंट था दैट कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, दैट वाज 26 जैन 1950. एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि 26 जैन ही क्यों जो है वो डे चुना गया था, 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए. क्यों? क्योंकि 1930 में इसी दिन ही, क्योंकि 1930 में इसी दिन ही पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा. एंड नाउ व्हाट इज़ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज मीन्स 1930 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग सेल्फ रूल के काबिल हैं, हमें ब्रिटिशर्स की कोई ज़रूरत नहीं है. और ये किस सेशन में डिक्लेयर कर दिया गया था? लाहौर सेशन में. This was all. Hope you will like this video and appreciate this. And as I said, director principles of state policy, I will explain
that portion in the next video. Thank you so much.